हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 मतलब साइंस का आपको चैप्टर 1 का प्रत्येक टॉपिक कवर कराया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, पूरा प्रत्येक टॉपिक को, है ना, प्रत्येक परिभाषाएं एग्जाम्पल सहित सारा चीज पूरा कंप्लीट कराऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10th क्लास के हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ अपने छोटे भाई बहन जो भी हों उनको शेयर कर देना। आपके रिश्तेदार में जो भी 10th क्लास पढ़ाई कर रहे हो प्लीज़ आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम समझे, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। अभिक्रिया मतलब एक दूसरे के साथ मिलना, रासायनिक यानी रासायनिक पदार्थों का, फिर उनको हम चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे, उसे हम कहेंगे समीकरण। तो तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। रासायनिक पदार्थ का अध्ययन करेंगे, वो आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, बनेंगे, वो अभिक्रिया कहलाएगी। और उनको दर्शाने के लिए हम एक सांकेतिक प्रयोग करते हैं जिसे हम समीकरण कहते हैं। इन चीज़ों के बारे में समझना है। जैसे मैं आपसे कह दूं, यहाँ पर कोई पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ बी है। अब ये आपस में मिलकर के ए बी बनाए, है ना। साथ में कुछ ना कुछ, मान लीजिए मैं गर्म कर दिया या उत्प्रेरक के रूप में कुछ पदार्थ ले लिया। तो अब ये चीज़ें कहलाई क्या, वो चीज़ पहले समझना है। जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। क्या? अभिकारक, ठीक है। या इसी को बोलते हैं क्रियाकारक। क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। सबका परिभाषा विधिवत समझाने वाला हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो लास्ट में बचा वो बनता है उत्पाद, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्रियाफल, यानी क्रिया के बाद मिलने वाला उत्पाद क्रियाफल कहलाता है। चीजें क्लियर? तो ये अभिकारक था, है ना, या क्रियाकारक। बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाया। और जो अभिक्रिया को संपन्न कराने में सहयोग दिया उसे कहते हैं उत्प्रेरक। चीजें समझ गए? अब चलिए इनकी परिभाषाएं समझिए कि अभिकारक क्या हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं, ठीक है ना। अभिकारक या क्रियाकारक कहलाते हैं। सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है, बस आपको समझाना विधिवत। चिंता नहीं करें, पूरा अंत तक देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभिकारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद, उत्पाद किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाला पदार्थ है वो उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी रासायनिक क्रिया हो गया, इसके बाद जो पदार्थ आपको मिल रहा है वो क्या कहलाया? उत्पाद कहलाया, ठीक है ना। तो अभिकारक और उत्पाद में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दूध। दूध को अपन क्या करते हैं कि दही बनाना होता है तो कुछ समय के लिए रख देते हैं तो दही बन जाता है। तो हमने लिया क्या? दूध। वो किस में बदल गया? दही में। तो अभिकारक क्या कहलाया? दूध। और उत्पाद क्या कहलाया? दही। लेकिन इसमें हमने नींबू मिलाया। नींबू क्या किया? उत्प्रेरक का काम कर दिया, वो दूध को दही में बना दिया। तो तीसरा चीज होता है उत्प्रेरक। तीसरा चीज क्या होता है? उत्प्रेरक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करती हैं? भाग नहीं लेते, ठीक है, किंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाया बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। मतलब स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आपको टीचर क्या करता है? केवल प्रेरित करता है। क्या कभी आपके परीक्षा में भाग लेता है? बिल्कुल नहीं। आपका उत्पाद मतलब रिजल्ट मिलता है, आप पास होते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो ये किसके बदौलत? टीचर के बदौलत। मतलब शिक्षक आपको एक उत्प्रेरक की भांति मार्गदर्शित करता है, यानी आपको बढ़ावा देता है, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यहां पर उत्प्रेरक क्या है? ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, अपने आप में कभी नहीं बदलते। जहां शिक्षक है वहीं रहेंगे। लेकिन स्टूडेंट कहां से कहां बदल जाता है देखते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति भी आईएएस ऑफिसर बन जाता है, वो किसके बदौलत? एक टीचर के बदौलत। तो टीचर का हाथ यहां पर उत्प्रेरक की भांति है। समझ गए ना? इतना तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, आप लोग समझ गए तीन चीजें। अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद मिलने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तथा उत्प्रेरक क्या है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते किंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। कंप्लीट। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर लिखा गया है कि अभिकारक या क्रियाकारक उत्पाद बनाता है। इसमें स्टूडेंट क्या लेते हैं? उत्प्रेरक। क्या लेते हैं? उत्प्रेरक। ये चीज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये
रासायनिक समीकरण को समझाने के लिए चीजें मैंने बताया, क्योंकि जो भाग ले रहा है अभिकारक, जो बनने वाला पदार्थ उत्पाद, जो रासायनिक अपक्रिया की दर को घटाता या बढ़ाता उसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब मेन मुद्दे पर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आज का पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयोजन अपक्रिया। यहां पर देखिए संयोजन अपक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके आपस में संयोग हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, तो जो अपक्रिया कहलाती है वो कहलाती है संयोजन अपक्रिया। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। संयोजन का अर्थ ही होता है संयोग होना, जुड़ना। सिंपल है। मैं यदि एग्जाम्पल की बात करूं तो 2 से 3 एग्जाम्पल आपको बता दूंगा, आप कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यहां पर बता देता हूं। आप लोगों को पता है कि कार्बन है और यदि ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, CO2। अब यहां पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है लेकिन दो पदार्थ हैं, अर्थात यहां पर दो अणु परमाणु हैं, आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ अर्थात एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया में केवल जुड़ता है, केवल क्या होता है, जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं मैग्नीशियम और इसको क्रिया कराता हूं O2 से तो MgO बनाता है। बैलेंस ही कराना है तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे तो बैलेंस ही हो जाएगा। ठीक है। तो संयोजन अपक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। सिंपल। तो संयोजन अपक्रिया आप लोगों ने समझ लिया। जो एग्जाम्पल आपको बता देता हूं उस एग्जाम्पल को आप लोग लिख लिया करो। ठीक है। जितना एग्जाम में पूछा जाता उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। आगे क्वेश्चन, संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं समझाइए। सिंपल लिख देंगे, वो अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। अब देखते हैं वियोजन अपक्रिया। ठीक है ना। कौन सा अपक्रिया, वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब टूटना। तो संयोजन का अपोजिट ही है वियोजन। संयोजन का अपोजिट मतलब उल्टा क्या है, वियोजन। तो वियोजन में क्या होगा, टूटेगा। मतलब एक ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। सिंपल। जो मैं बताते चलता हूं लिखते चलो, आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है ना। तो वियोजन अपक्रिया समझ गए कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं उन्हें वियोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है योग होना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। अब सिंपल है यार, इसे समझाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, कोई एक अभिकर्मक ले रहे हैं। अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकर्मक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, क्रियाकारक कहते हैं। समझ रहे ना। तो कोई क्रियाकारक जब क्रिया में या किसी पदार्थ से उत्प्रेरित होकर के टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पाद का निर्माण या उत्पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये चूना पत्थर है ना, कली का चूना नहीं है, चूना पत्थर है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। इसे बोलते हैं कली का चूना। इसे क्या बोलते हैं, कली का चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। कैल्शियम कार्बोनेट को अपन ने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो यहां पर एकल अभिकर्मक था, टूट करके दो अभिकर्मक का निर्माण कर दिए, दो नए पदार्थों का निर्माण कर दिए, उसे हमने क्या कह दिया, वियोजन अपक्रिया। सिंपल है, समझ गए ना कि वियोजन ऐसी अपक्रिया है जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बना देते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, ये कली का चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, तो ये हो गया वियोजन अपक्रिया। चलिए अगला आपको देखना है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा छोड़ना। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा छोड़ना। ऊष्मा छोड़ना मतलब एक ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन हो। एक ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। समझ रहे ना। तो कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। सिंपल परिभाषा है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एक सही ढंग से और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, जो मैं कह रहा हूं जितना आप लिख दोगे। क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक से बनता है।
ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया को समझाइए। तो फिर आप लोग परिभाषा लिखोगे और एग्जाम्पल लिखोगे। एक एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में अधिकांशतः बच्चे अपक्रिया समझ नहीं पाते और याद नहीं हो पाता। तो 10th क्लास बच्चों के लिए स्पेशल रूप से मैं रासायनिक अपक्रिया बनाना सिखाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को आप देखते रहें और शेयर भी कर दें, ठीक है। प्लीज यार मेरे भाई, जो भी आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे देखें। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया एक ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है, एक ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलता है, वो कैसी अपक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। अभिकारक के बाद उत्पाद बनता है, लेकिन उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। परिभाषा आप लोगों ने लिख लिया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आप लोग घर में चूना लाए होंगे, कली का चूना। इसमें आपने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। तो पानी मिलाने के बाद चूना पानी बनता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और स्टूडेंट ये क्या बनाता है? जो ऊष्मा होता है उसे बाहर निकालता है। तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गया। मैंने क्या कहा? कली का चूना आपने लिया, कली का चूना, ये CO कली का चूना है। इसमें आपने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नाम भी लिखते चलो यदि जिससे ना बनी तो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं चूना पानी। इसी को क्या बोलते हैं भैया? चूना पानी, ठीक है। चूने का पानी का सूत्र कोई पूछ दिया आपसे तो CaOH का होल ट्वाइस कर देना, CaOH का होल ट्वाइस। और इसमें ऊष्मा निकल रहा है, इसलिए कैसी अपक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। सिंपल। तो एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अपोजिट, ऊष्मा का लेना, मतलब एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। अपोजिट है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलता है, लेकिन ऊष्माशोषी में ऊष्मा लिया जाता है। तो एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, ऊष्मा लिया जाता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट ऊष्माशोषी अपक्रिया। सिंपल सा समझ गए कि एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। संयोजन में आपने क्या देखा कि दो या दो से अभिकारक आपस में जुड़कर एकल अभिकारक का उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन। वियोजन में एक अभिकर्मक या एकल अभिकर्मक टूट करके एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ऊष्माशोषी में, ऊष्माक्षेपी में आपने क्या देखा? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब ऊष्माशोषी में आपने क्या देखा? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब ऊष्मा का अवशोषण आप जैसे एक एग्जाम्पल लिखे थे वियोजन अपक्रिया में, उसको यहां पे लिख सकते हैं। कौन सी अपक्रिया? जो मैंने बताया था एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं, गर्म करेंगे मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा लग रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो ऊष्माशोषी कहलाएगा ही कहलाएगा। अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर एक ही एग्जाम्पल दो परिभाषाओं में कैसे लागू होगा? तो होता है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है लेकिन ये टूटता भी है, दोनों चीज होता है ना, दोनों चीज होता है, इसलिए दोनों का एग्जाम्पल है, ऊष्माशोषी का भी है और ये वियोजन अपक्रिया का भी है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया ऐसी अपक्रियाएं जो रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा का क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। सिंपल। तो आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे परिभाषाएं हैं, लेकिन आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बुक्स में मतलब उतना अच्छे से नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूं, जो लिखा रहा हूं, एकदम सिस्टमेटिक ढंग से उसको आप लोग लिखते चलिए। अब अगला पॉइंट है आपके लिए द्विविस्थापन अपक्रिया। द्वि मतलब दो, और दोनों साथ साथ एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। जैसे आप दो व्यक्ति हो, आपके पास मान लीजिए कुछ अलग चीज है, आपके दोस्त के पास कुछ अलग चीज है। मान के चलता हूं खाने का चीज है, आपके पास समोसे हैं और आपके दोस्त के पास आलू बंडे हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि अपने दोस्त को आपने एक समोसा दे दिया और दोस्त से आपने एक आलू बंडा ले लिया, मतलब दोनों के बीच आदान प्रदान हो गया। समझ रहे ना? आपने कुछ दिया और दोस्त से कुछ उसके बदले में लिया, तो ये जब दोनों में आदान प्रदान होता है तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया कहला रही है। समझ रहे ना? द्विविस्थापन, दोनों के कारण, दोनों के साथ आदान प्रदान हो, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब कुछ आयन एक अभिकारक दूसरे को दिया तो दूसरा अभिकारक पहले को कुछ दिया, ठीक। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट?
द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाता है। समझ गए मैंने क्या कहा? दो दोस्त हैं, आपने कुछ दिया, उसके बदले में आपका दोस्त आपको कुछ दिया, तो यह अपक्रिया क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। जैसे मैं यहां पर मान के चलता हूं कि आपके पास सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट, इसका फार्मूला होता है Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट है। ये किससे क्रिया करता है? बेरियम क्लोराइड से। किससे क्रिया करता है? बेरियम क्लोराइड से। तो देखिएगा थोड़ा सा, सोडियम है, इससे लेता है क्लोरीन, ठीक है ना, तो NaCl बनाता है। अब जब ये इससे ले लिया तो ये भी बेरियम कहेगा तुम सल्फेट दे दो हमको, तो BaSO4 बना लेता है। समझ रहे ना? बैलेंसिंग कराना है, 2 क्लोरीन तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 2 क्लोरीन 2 सोडियम हो गया। तो यहां पर सोडियम इससे क्लोरीन लिया, तो यहां पर ये बेरियम जो है सल्फेट ले लिया, मतलब दोनों के बीच आयन का आदान प्रदान हो गया। इनका नाम लिखना आपको, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। फिर से सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। इनका एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे समझा रहा हूं कि यहां पर सोडियम जो है क्लोरीन से आयन लिया, मतलब बेरियम क्लोराइड से कहा कि तुम कुछ दो, तो अब यहां पर आप लोग कंफ्यूजन होगा कि प्लस माइनस क्या चीज है, कैसे ले लिया भैया। तो इसके लिए थोड़ा डीपली पे जाना पड़ेगा कि यहां पे प्लस है और ये माइनस है, यहां पे प्लस है और माइनस है, तो ये जो प्लस वाला भाग है इसके माइनस को लेता है, और जो ये प्लस वाला भाग है इसके माइनस को लेता है। इतना आप लोग समझ लो, काफी है। तो द्विविस्थापन अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसके अपोजिट विस्थापन अपक्रिया करते हैं। तो विस्थापन अपक्रिया क्या है? विस्थापन अपक्रिया क्या है? तो विस्थापन में केवल सिंगल है। जैसे आपके पास समोसे हैं, आपके दोस्त के पास नहीं है, तो आपने कहा भैया तू आलू बंडा फेंक दे, मैं तेरा आलू बंडा लेने वाला नहीं हूं, बट तू समोसा खा ले। तो विस्थापन अपक्रिया मतलब जाकर के अपना तुम अधिकार जमा लिए, लेकिन उसका आपके ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं रहा, तो ये विस्थापन अपक्रिया। सिंपल सा एक सिंपल एग्जांपल समझा करें, अपने आसपास के वातावरण से कोई एग्जांपल उठा रहे हैं। आप दो दोस्त हैं, आलू बंडे समोसे रखे हुए हैं एक एक करके, तो आपने क्या कहा कि मेरे पास समोसे तू खा ले और तू आलू बंडा फेंक दे, तेरे आलू बंडे से मेरे कोई मतलब नहीं है। तो ये फिर केवल विस्थापन हो गया ना, कि तू फेंक, मुझे लेना नहीं है, केवल तू मेरा ले ले। सिंपल है, समझ रहे हैं? तो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है? केवल एकल अभिकर्मक ही दूसरे पर प्रभाव डालता है। तो ऐसे अभिकारक जिनमें एक तत्व एक यौगिक में अन्य तत्वों को विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। मतलब दूसरे को कहोगे तुम उठ जाओ भैया वहां से, मैं आकर वहां पे जुड़ने वाला हूं, लेकिन मैं किसी को, है ना, दे तो रहा हूं लेकिन लूंगा नहीं, मैं किसी से लूंगा नहीं, केवल दे रहा हूं। समझ रहे ना? तो विस्थापन में केवल धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, कुछ भी नहीं। सीधा सिंपल तरीका समझो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूं, यहां पर मैंने कॉपर लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन जो है, सॉरी इसको ऐसा ना करें, ये अपक्रिया सही नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड ले लो और H2 ले लो। क्या ले लो? H2, ठीक है, ये ले लो। तो करता क्या है, जो यहां पर हाइड्रोजन है कॉपर को धक्के मारकर निकाल देता है, और क्या करता है कि कॉपर को अलग कर दिया और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O बना लिया। सिंपल तरीका। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये CuO है, इसकी क्रिया मैंने H2 से करा दी, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन किया क्या? कॉपर को विस्थापित कर दिया, Cu को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, और डायरेक्ट जाकर के खुद जुड़ गया। बोला आपसे लेन देन नहीं है, आप बाहर जाओ। समझ रहे ना? तो केवल सिंगल। यहां पर जो आप पिछले अपक्रिया में देखे, जो कि द्विविस्थापन में आपने देखा था कि यहां पर आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इस पे नहीं, केवल सिंगल ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। सिंपल तरीके से समझिए आप, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन आया, कॉपर को बोला भाई तू विस्थापित हो जा, इसलिए इसका नाम विस्थापन अपक्रिया हो गया। तो ऐसे अभिकारक जिनमें एक तत्व, ठीक है, एक यौगिक में अन्य तत्वों को विस्थापित करता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहां पर आप लोग लिखना, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक तत्व या एक यौगिक अन्य तत्वों को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, मतलब अपनी जगह से हटा देता है, उसे हम कहते हैं स्टूडेंट विस्थापन अपक्रिया। समझ गए ना? इतना समझ गए होंगे। चलिए अगला टॉपिक है आपका अपचयन अपक्रिया, सॉरी उपचयन है ना। उपचयन का दूसरा नाम आपको बता देता हूं, ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण। ठीक है, उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या क्या होता है? पहला आपको याद रखना है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरा हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना तो भी ऑक्सीकरण कहलाता है। और तीसरा स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तीन चीजें हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। यदि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहां पर ऑक्सीकरण है अर्थात उपचयन है, या कि हाइड्रोजन निकल रहा है तब पर भी वहां पर उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया है, या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तीन कंडीशन, या तो ऑक्सीजन जुड़े या दोनों में से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकले तब पर भी ऑक्सीकरण या अपचयन उपचयन अपक्रिया कहलाती है। क्या? उपचयन। ध्यान रखिएगा, उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है अथवा हाइड्रोजन निकलता है उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। सिंपल तरीका, यहां पर परिभाषा है, लिख सकते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। यहां पर ऑक्सीजन आप लोग लिख लेना, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है। ऑक्सीजन का योग होता है अथवा हाइड्रोजन निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से उपचयन आपका क्लियर हो गया ना। उपचयन में या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन निकलेगा, दो में से एक किसी चीज को आप समझ लो, उपचयन कंप्लीट। ठीक। उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का ग्रहण करना, करण मतलब होता है ग्रहण करना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। और जब ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो डेफिनेट है कि हाइड्रोजन निकालेगा या तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए। ऑक्सीकरण माइंड में फिट कर लो। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, करण मतलब ग्रहण करना। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाएगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा, तब वहां पर हाइड्रोजन त्यागा जाएगा और ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना या हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। सिंपल एग्जांपल के तौर पर एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग लिख लें। सिंपल सा, आपने ले लिया कॉपर और उसमें जोड़ दिया ऑक्सीजन, ये ग्रहण करके CuO बना लिया, दो का मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है स्टूडेंट, तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाया। कौन सा अपक्रिया कहलाया? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाया। आप लोग एग्जाम्पल इसको लिख लेना, ठीक है ना। सिंपल तरीके से एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। चलिए अब इसका अपोजिट अपचयन। अपचयन में उल्टा हो जाएगा, बस अब कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा सा उल्टा कर देना है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होगा अथवा ऑक्सीजन निकलेगा उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। यदि आपसे ऑक्सीकरण बन गया तो अपचयन आसानी से बन जाएगा। तो इसका अपोजिट में ले रहा हूं CuO प्लस H2। यहां पर हाइड्रोजन का योग होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो जब हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहां पर अपचयन अपक्रिया कहलाया। सिंपल। तो आपने पढ़ा था ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन निकले। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, लेकिन जब ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन उल्टा होगा ना भैया, उल्टा होगा। चीजें आप समझें, मैं दो चीज कह रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं ऑक्सीकरण और एक साइड लिख रहा हूं अपचयन। थोड़ा समझने की कोशिश करें। ऑक्सीकरण, ठीक है, और इधर लिखता हूं अपचयन। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर यह चीज समझना है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, माइनस हो रहा है, तब इसमें अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है ना। और एक चीज और आपने देखा, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निकलना होता है वहां पर ऑक्सीकरण होता है। लेकिन ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग लेकिन ऑक्सीजन निकलता है उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। सिंपल। और इस प्रकार से आपने इजी तरीके से एग्जाम्पल भी समझ लिया। तो ये जो इजी एग्जाम्पल बताता हूं आप लोग नोट डाउन करते चलो, बिल्कुल विधिवत तैयारी करते चलो, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है आपका रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया में कुछ भी नहीं है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया। ऑक्सीकरण भी और अपचयन दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती है, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ZnO है आपके पास, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ क्रिया करता है तो क्या बन लेता है, जिंक प्लस CO। देखिए कार्बन जो ऑक्सीजन ग्रहण किया तो ये कहलाया क्या स्टूडेंट, ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण हो गया सिंपल तरीका से। अब अपचयन क्या कहलाएगा, अपचयन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को त्यागना। तो यहां पर जिंक जो है ऑक्सीजन को त्याग दिया, कार्बन जो है ऑक्सीजन को ले लिया, तो यहां पर क्या कहलाया, ऑक्सीकरण। लेकिन जिंक जो है ऑक्सीजन को त्याग दिया तो वहां पर कहलाया अपचयन। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया, अब देखो आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, रेडॉक्स अपक्रिया किसे परिभाषित कीजिए। इसको आप सिंपल तरीके से लिख दोगे रेडॉक्स अपक्रिया और एग्जाम्पल दे दोगे, बस नंबर आपको मिल जाएंगे। तो एक ही एग्जाम्पल तैयार करो ना, ज्यादा एग्जाम्पल क्या करोगे तैयार करके, इसलिए मेरे भाई केवल एक एग्जाम्पल और सिंपल तरीके से तैयार करो। तो इस प्रकार के आपको 3 अपक्रियाएं जो मुख्य रूप से ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अपक्रिया, क्योंकि रेडॉक्स अपक्रिया तब बनेगा जब ऑक्सीकरण और अपचयन बनेगा। तो ऑक्सीकरण और अपचयन जब साथ साथ होने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। क्लियर? तो आशा करता हूं कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगला टॉपिक है आपके लिए संक्षारण। क्वेश्चन कैसे आता है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण रोकने के उपाय बताइए। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण रोकने के उपाय। सिंपल तरीके से क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए इसको क्वेश्चन ऐड किया हूं। अब देखिए कोई भी धातु है जब किसी नमी जगह पर आप रख दो तो धीरे धीरे क्षरण होने लगता है उसका। जैसे लोहा ले लो आप, लोहे को आप किसी भी खुले स्थान पर रख दो तो 1-2 माह बाद उसके ऊपर एक पतली काली सी परत जम जाती है ना, जिससे लोहा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और यही प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के कारण लोहा नष्ट हो रहा है वो संक्षारण कहलाता है। समझ रहे हैं? आप किसी भी धातु को ले लो, चाहे आप सिल्वर ले लो, है ना, या तो कॉपर ले लो, आयरन ले लो, कुछ भी ले लो, आप उसको यदि किसी भी खुले जगह पर रख दो नमी और आर्द्रता की उपस्थिति पर, तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक पतली सी परत जम जाती है और वो पतली परत धीरे धीरे बाद में निकल जाती है, जिससे जो आपका धातु है वो क्षरित होने लगता है और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कभी कभी के देखते हैं घरों में लगे हुए छड़ या राड गल जाता है, अर्थात वो नष्ट हो जाता है। सिंपल तरीका है, लोहे पे जंग लगते लगते इतना वो क्षरित हो जाता है कि नॉर्मल पकड़ने से वो टूट जाता है। इसका कारण यही है क्योंकि उसमें संक्षारण हो रहा है, तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है और उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण क्रिया विधि को संक्षारण कहते हैं। सिंपल तरीका परिभाषा, जब कोई धातु नमी, सांद्रता, ठीक है, यहां पर आर्द्रता लिख दो, ठीक है, आर्द्रता, नमी आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उस धातु का क्षरण होने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण किसे कहते हैं, कोई भी धातु जब नष्ट होने लगता है ना, तो उसकी क्रिया विधि को क्या बोलते हैं मेरे भाई, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण कैसे दूर कर सकते हैं, जैसे आप देखते हैं किसी भी गेट पे पेंट या पॉलिश कर दी जाती है, जो कि गेट घर के बाहर खुला जगह पर रहता है, उस पर पेंट या वार्निश हमेशा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वो संक्षारित ना होने पाए। तो संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं या तो ग्रीस लगा देते हैं या जस्तीकरण मतलब जस्ता का परत चढ़ा देते हैं, तो संक्षारण से रुक जाता है। बस सिंपल छोटे छोटे टॉपिक है ना, 10th बेस से मैं पढ़ा रहा हूं, 10th बेस से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप केवल इतना ही लिखेंगे, संक्षारण लोहे में जंग लगने के बचाने के उपाय या संक्षारण के उपाय पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, जस्तीकरण करके। सिंपल तरीका। एग्जाम्पल यहां पर लिख लोगे, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगला जो आपका टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों का प्रतीकात्मक रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी अभिक्रिया को हम चिन्ह के रूप में प्रदर्शित कर दें उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, पानी बनाता है। तो पानी जो है किससे किससे मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, लेकिन इसको हमने संकेत के रूप में व्यक्त कर दिया तो ये क्या बन गया, रासायनिक समीकरण बन गया। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों को प्रतीक रूप से हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए
अगला और लास्ट टॉपिक है आपका अवक्षेपण अवक्रिया। क्या है स्टूडेंट? अवक्षेपण अवक्रिया। अब ये अवक्षेपण अवक्रिया आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी विलयन लिया, दो या दो से अधिक आपने अभिकारक लिया, दोनों वो विलयन है, उसमें आपस में रिएक्ट कराया, क्रिया कराया, और क्रिया कराने के बाद आपने देखा कि उसमें एक अवक्षेप के रूप में, है ना, एक ठोस पदार्थ मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो मिलने वाली पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। तथा जो अवक्रिया संपन्न होती है उसे हम अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देख सकते हैं AgNO3 है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट है। एक्वा सोल्यूशन मतलब विलयन के अवस्था में है। पोटेशियम क्लोराइड है, ये जब आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो AgCl और यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं। तो जो AgCl है ये शुष्क अवस्था में, सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है। तो अवक्षेपण का अर्थ है किसी ठोस पदार्थ का बनना। किसी द्रव विलयन में रासायनिक अवक्रिया होने पर यदि कोई ठोस पदार्थ, है ना, ठोस पदार्थ बनता है या ठोस उत्पाद बनता है तो उसे अवक्षेप कहते हैं, तथा इस प्रकार की अवक्रिया को अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो अवक्षेपण अवक्रिया आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट कि अवक्षेपण का अर्थ है किसी ठोस पदार्थ का बनना। किसी द्रव विलयन में रासायनिक अवक्रिया में होने पर यदि कोई ठोस पदार्थ उत्पाद बनाता है, मतलब कोई भी पदार्थ जब ठोस अवस्था में बनता है तो उस अवक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अवक्रिया। सिंपल है, परिभाषा लिख लेना, एग्जाम्पल भी लिख लेना। ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है, और ये पोटेशियम नाइट्रेट है। ये सिल्वर नाइट्रेट था, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड है। तो चारों का नाम भी लिख लेना। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज के इसने मिनट जो आपने देखा, तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा लाइक कर देना। अब मैंने पूरे टॉपिक को कवर करा दिया। अब इसमें से आपका एक वीडियो और बन सकता है जिसमें आपको पूरा कवर कराया जाएगा। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर के रूप में आपको दिया जाएगा। इनका जितना भी क्वेश्चन पूरा आंसर मैं दूंगा, ठीक है, कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और उसका आंसर क्या होगा, पूरा कवर करा दूंगा अभ्यास के जितने क्वेश्चन हैं। तो अभी ये मैंने टॉपिक कराया कवर ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। कई लोगों कमेंट था कि सर प्लीज आप ऐसे वीडियो बनाइए, थोड़ा सा मास्टर वीडियो लाइए। तो ये आप लोगों के लिए मास्टर वीडियो है 10th क्लास। प्लीज यदि आप लोग हो सके तो शेयर कर देना ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हो, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।